सदियों से ना जब भी हम किसी हथियार या रक्षा प्रणाली के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ही छवि आती है। एक बड़ा धमाका, आग, धुआं और बारूद। हाँ बिल्कुल, जिसे हम केमिकल एक्सप्लोजन कहते हैं। राइट। एक रासायनिक विस्फोट होता है, गैस फैलती है और उसके दबाव से गोला आगे बढ़ता है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियम बिल्कुल नए तरीके से काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक हथियार से प्रोजेक्टाइल माक 8 की स्पीड से निकल रहा है, यानी आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा तेजी से। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें 1 ग्राम भी रासायनिक बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये तकनीक सच में युद्ध के मैदान का पूरा दृश्य बदल देने वाली है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोजिव्स के दायरे से बाहर निकलकर सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य विषय है। हमारे पास जो स्रोतों और रिसर्च मटेरियल है, उनके आधार पर आज हम एयर डिफेंस की इस नई दुनिया को समझेंगे। बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि कैसे पुरानी तकनीकों को आधुनिक खतरों के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है और भविष्य के हथियार बिना बारूद के आखिर काम कैसे करेंगे। हाँ, और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, बात होगी उन स्मार्ट प्रोजेक्टाइल्स की जो हवा में खुद अपनी दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य की तकनीक को समझने से पहले स्रोतों में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि वर्तमान तकनीक को किस तरह सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है अपग्रेडेड L-70। ये मूल रूप से एक 40 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है, राइट, जिसे हवा में तेजी से आते हुए लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। सही कहा, यह सेना के पास मौजूद एक बेहद विश्वसनीय प्रणाली रही है, एक आजमाया हुआ हार्डवेयर। लेकिन इसका जो आधुनिक रूप है वो पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग है। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये किसी ऐसी विंटेज कार जैसा है जिसके अंदर किसी ने एक आधुनिक ईवी इंजन और एक AI डैशबोर्ड लगा दिया हो। अरे वाह, यह तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। बाहरी रूप भले ही पुराना लगे, लेकिन अंदर की प्रणाली पूरी तरह से बदल चुकी है। स्रोतों के अनुसार इस प्रणाली को 3 तरीकों से चलाया जा सकता है। अच्छा, वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला है मैनुअल कंट्रोल, जो बेसिकली इमरजेंसीज के लिए होता है। दूसरा है लोकल पावर कंट्रोल या LPC, जिसमें गन पर मौजूद पावर का इस्तेमाल होता है। और तीसरा, जो सबसे आधुनिक है, वो है रिमोट पावर कंट्रोल या RPC, यानी गन को एक सुरक्षित दूरी से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव ना इसके ड्राइव्स में किया गया है। पुराने जमाने में इन गन्स को घुमाने के लिए हाइड्रोलिक ड्राइव्स का इस्तेमाल होता था। हो सकती है या ठंडे मौसम में रिस्पॉन्स टाइम धीमा हो जाता है। एग्जैक्टली। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अब ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स लगा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के कारण मूवमेंट बिना किसी देरी के तुरंत और बेहद सटीक होती है। और मैं स्रोतों में देख रही थी कि इसमें एक इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम भी है, जिसमें ऑप्ट्रॉनिक साइट जोड़ी गई है। हाँ, ऑप्ट्रॉनिक साइट का मतलब है कि ये ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स दोनों का इस्तेमाल करती है। दिन हो या रात, लक्ष्य पर नजर रखना आसान हो जाता है। और इन सब को कंट्रोल करता है SMC, यानी सिस्टम मैनेजमेंट कंप्यूटर। SMC ये बेसिकली टारगेट ट्रैकिंग के लिए होता है ना? टारगेट ट्रैकिंग तो करता ही है, पर यह कंप्यूटर लगातार मैथ्स और फिजिक्स की जटिल कैलकुलेशंस मिली सेकेंड्स में करता है। मिली सेकेंड्स में? I mean, हवा में तेजी से आते हुए फाइटर जेट पर निशाना लगाना किसी रुकी हुई चीज पर गोली चलाने जैसा तो है नहीं ना। टारगेट लगातार मूव कर रहा है। वही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। SMC का काम लक्ष्य की वर्तमान स्थिति देखना नहीं है, बल्कि उसकी भविष्य की स्थिति यानी फ्यूचर पोजीशन का अनुमान लगाना है। वाओ, मतलब प्रिडिक्टिव हो गया। हाँ, वो हवा की गति, तापमान, लक्ष्य की दिशा और प्रोजेक्टाइल के उड़ने के समय का आकलन करता है और गोली ठीक उस जगह पर चलाता है जहां लक्ष्य और गोली एक ही वक्त पर टकराएंगे। ये तो सच में किसी AI डैशबोर्ड जैसा ही काम कर रहा है। हाँ। और एक और चीज जो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो है इसका साइलेंट ऑपरेशन। हाँ, यस, शांत संचालन। युद्ध के मैदान में बड़े जनरेटर्स का शोर दुश्मन को आपकी स्थिति बता सकता है, लेकिन AGM अपग्रेडेड L-70 बैटरी पैक्स पर भी चल सकती है। यानी बिना किसी शोर वाले इंजन के ये गन पूरी तरह से साइलेंट रहकर अपने लक्ष्य का इंतजार कर सकती है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि वहां कोई डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल, ये टैक्टिकल स्टेल्थ आज के आधुनिक युद्ध के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हवा में खतरा फाइटर जेट्स का नहीं, ड्रोन्स का ज्यादा है। ड्रोन्स, हाँ, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी CUAS
आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। ड्रोन्स आकार में छोटे होते हैं और इनकी मूवमेंट इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि रेडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए अपग्रेडेड L-70 को ड्रोन्स के खिलाफ एक हार्ड किल प्रणाली माना जाता है। स्रोतों में बताया गया है कि इसकी फायर करने की क्षमता 240 से 300 राउंड्स प्रति मिनट है। वेट एक सेकंड, हर मिनट करीब 300 गोले दागना, क्या ये आर्थिक रूप से ठीक है? एक आम सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए हर सेकंड 5 गोले चलाना किसी भी सेना के बजट पर बहुत भारी पड़ेगा ना? ये आर्थिक सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसीलिए इस तकनीक में परंपरागत गोलों की जगह PFFC एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। PFFC ये किस तरह का एम्यूनेशन है? इसका फुल फॉर्म है प्री फ्रैगमेंटेड प्रॉक्सिमिटी फ्यूज्ड कॉम्बैट राउंड्स। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इन गोलों को टारगेट से सीधे टकराने की यानी डायरेक्ट हिट की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, तो फिर ये टारगेट को नष्ट कैसे करते हैं? गोले के अंदर एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है जो लगातार रेडियो वेव्स भेजकर आसपास की चीजों की दूरी मापता रहता है। जैसे ही ये ड्रोन के पास पहुंचता है वो समझ जाता है कि टारगेट करीब है और ब्लास्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये प्री फ्रैगमेंटेड होता है, इसका आवरण पहले से ही हजारों छोटे टुकड़ों में कटा होता है। ब्लास्ट होते ही ये हवा में श्रैपनल का एक घातक बादल या लीथल क्लाउड बना देता है। ओह आई सी। तो ड्रोन चाहे कितनी भी तेजी से अपनी जगह बदले, हवा में बिखरे इस धातु के बादल से बचकर निकलना लगभग असंभव है। टारगेट को सीधे हिट करने के बजाय आप बेसिकली हवा में एक ब्लास्ट रेडियस तैयार कर रहे हैं। सही पकड़ा आपने। और बजट की जो आपने बात की थी ना, यहाँ उस डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर का रोल फिर से आ जाता है। वो लगातार मौसम और गन बैरल के झुकाव का आकलन करके सूक्ष्म बदलाव करता है, जिससे फर्स्ट शॉट इफेक्टिवनेस यानी पहली ही बार में टारगेट को गिराने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। एक ड्रोन को गिराने के लिए आपको करोड़ों रुपए की गाइडेड मिसाइल की जरूरत नहीं है। कुछ PFFC राउंड्स ही पूरा काम कर देते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत अनुकूल है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक तरफ वो पुरानी गन्स हैं जो हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाती हैं, और दूसरी तरफ ये आधुनिक L-70 है जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और PFFC का इस्तेमाल करके सटीक प्रहार कर रही है। रासायनिक बारूद पर ही निर्भर करती हैं। जब बैरल में बारूद जलता है तो उसकी गैस जिस गति से फैलती है, गोला सिर्फ उतनी ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। यानी एक स्थिति ऐसी आती है जहां आप बारूद की मात्रा कितनी भी बढ़ा दें, प्रोजेक्टाइल की गति एक निश्चित सीमा के आगे नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और इसी भौतिक सीमा को तोड़ने के लिए अब भविष्य की तकनीकों का विकास हो रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन्स या EMRG। रेलगन्स, ये नाम ही बिल्कुल साइफाई लगता है। इसमें रासायनिक दबाव और बारूद की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाती है, राइट? ये चुंबकीय ऊर्जा पर काम करता है। बिल्कुल। इसकी बनावट में 2 पैरेलल धातु की पट्टियां यानी मेटल रेल्स होती हैं। इन दोनों रेल्स के बीच में प्रोजेक्टाइल को रखा जाता है। जब इनमें से एक बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है तो ये एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और जहां तक मुझे फिजिक्स याद है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आते हैं तो एक नई शक्ति बनती है जिसे लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। हाँ, वही लॉरेंस फोर्स सीधे उस प्रोजेक्टाइल पर पड़ती है और उसे आगे की तरफ बेहद तेजी से धकेलती है। ये पुश किसी बारूद के धमाके से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि रेलगन से निकला हुआ गोला 2000 मीटर्स प्रति सेकंड की स्पीड को क्रॉस कर लेता है, यानी मार्क 7 से मार्क 8 की गति। ये तो अनबिलीवेबल है। और इस गति पर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर किसी एक्सप्लोजिव की जरूरत ही नहीं बचती। गोले का भार और उसकी किनेटिक एनर्जी का टकराव ही किसी भी लक्ष्य को राख करने के लिए काफी है। इसको अगर एक उदाहरण से समझें तो परंपरागत गन से निशाना लगाना ऐसा है जैसे उड़ते हुए पक्षी पर पत्थर फेंकना, जहां आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। लेकिन रेलगन मैक 8 पर एक लेजर पॉइंटर जैसा काम करता है। बिल्कुल सही तुलना है। निशाना लगाने और गोली के टकराने के बीच का समय इतना कम होता है कि दुश्मन को रास्ता बदलने का अवसर ही नहीं मिलता। प्लस क्योंकि इसमें बारूद नहीं है तो इसको नावाल शिप्स या किसी मिलिट्री गाड़ी में स्टोर करना बहुत सेफ हो जाता है। विस्फोट होने का कोई जोखिम नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये प्रणाली सिर्फ कैपेसिटर बैंक्स पर चलती है, तो फायर करते समय दुश्मन को कोई फ्लैश या धुआं नहीं दिखता। हमले की चेतावनी का समय लगभग 0 होता है, 0 वार्निंग टाइम, और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान है कॉइल गन्स, जिन्हें गॉज गन्स भी कहते हैं। कॉइल गन्स का तरीका थोड़ा अलग है ना। इसमें 2 रेल्स की जगह बैरल के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स की एक श्रृंखला लगाई जाती है। सही।
जैसे ही प्रोजेक्टाइल बैरल के अंदर आगे बढ़ता है, ये कॉइल्स एक के बाद एक क्रमवार तरीके से ऑन और ऑफ होती हैं। ये चुंबकीय प्रणाली प्रोजेक्टाइल को पीछे से धकेलने के बजाय उसे आगे की ओर खींचती रहती है, यानी पुल करती है। ओ, तो इस पुल करने वाले तरीके से बैरल और प्रोजेक्टाइल के बीच का घर्षण लगभग खत्म हो जाता है। रेलवेयर की समस्या सॉल्व हो गई। ये तो रेलगन्स का एक ज्यादा रिफाइंड रूप लग रहा है। बिल्कुल, कॉइल गन्स को हाइपर वेलोसिटी हथियारों का अगला चरण माना जा रहा है। उनकी एफिशिएंसी रेलगन से कहीं बेहतर है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। रेलगन्स और कॉइल गन्स तो चलिए भविष्य की तकनीक है, लेकिन उन हजारों करंट सिस्टम्स और गन्स का क्या होगा जो सेना अभी इस्तेमाल कर रही है? उन्हें रातों रात तो नहीं बदला जा सकता। सही पॉइंट उठाया आपने। इन पुरानी बैरल्स और नई मैग्नेटिक टेक्निक के बीच एक ब्रिज टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और स्रोतों में इसके लिए ईटीसी प्रोपल्शन का जिक्र है, इलेक्ट्रोथर्मल केमिकल प्रोपल्शन। ईटीसी प्रोपल्शन, ये ब्रिज टेक्निक कैसे काम करती है? का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा यानी मैटर की चौथी अवस्था, जो एक बेहद गर्म आयनाइज्ड गैस होती है। एग्जैक्टली। जब प्लाज्मा का इस्तेमाल बारूद को जलाने के लिए होता है, तो वो पूरा बारूद एक साथ बेहद तेजी से और बिल्कुल समान रूप से जलता है। जिसका परिणाम ये होता होगा कि बिना नई रेलगन खरीदे सेना की आम गन्स की क्षमता और गोले की गति काफी बढ़ जाती है। ये तो पुरानी तकनीक को अपग्रेड करने का बहुत प्रभावी तरीका है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, हथियारों की गति चाहे कितनी भी बढ़ जाए, एक और चुनौती बाकी रहती है। युद्ध में लक्ष्य कभी एक जगह रुका नहीं रहता, वो लगातार दिशा बदलते हैं। हाँ, एक ही दिशा में जाने वाला गोला चाहे मैक 8 पर ही क्यों ना हो, तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक वो टारगेट की मूवमेंट के हिसाब से खुद को ढाल ना सके। और यहीं आती है स्रोतों में जिक्र की गई अल्टीमेट फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, गन लॉन्च्ड गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स, या जिन्हें हम स्मार्ट प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं। मैंने हमेशा यही सुना था कि एक बार गोला बैरल से निकल गया तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, खासकर इसलिए क्योंकि फायर करते समय उस पर हजारों ग्रेविटी फोर्स का दबाव बनता है। कोई भी नॉर्मल माइक्रोचिप तो उस दबाव में चकनाचूर हो जाएगी। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन आधुनिक इंजीनियरिंग ने इन इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना मजबूत यानी रगडाइज्ड बना दिया है कि ये उस एक्सट्रीम जी फोर्स को सहन कर सकते हैं। तो आज के इन स्मार्ट गोलों में होता क्या है? इनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स यानी आईएनएस, जीपीएस और कई प्रकार के माइक्रो सेंसर्स जोड़े गए हैं। जब ये गोला हवा में होता है तो ये अंधाधुंध नहीं उड़ता। ये हवा में अपनी स्थिति और टारगेट की दिशा का लगातार आकलन करता है। मतलब अगर एक क्रूज मिसाइल या ड्रोन अपनी दिशा बदलता है तो ये स्मार्ट प्रोजेक्टाइल उस बदलाव को ट्रैक करके हवा में ही अपने छोटे फिन्स की मदद से कोर्स करेक्शन कर लेता है। ये तो प्रैक्टिकली एक गन से फायर की गई छोटी मिसाइल बन गई। बिल्कुल, और इसमें जो स्मार्ट फ्यूजेस लगे होते हैं वो एक और बड़ा रोल निभाते हैं। रेडार, लेजर या इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से ये गोला खुद पहचान लेता है कि सामने वाला टारगेट कैसा है। यानी वो खुद तय करता है कि सामने एक पतला ड्रोन है या कोई आर्मर्ड हेलीकॉप्टर, और उसे नष्ट करने के लिए किस समय फटना सबसे अनुकूल होगा। डिसीजन मेकिंग हवा में ही हो रही है। हाँ, इसका प्रभाव सोचकर देखिए। आज के समय के नीची उड़ान भरने वाले ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स परंपरागत हवाई रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। वो रेडार से बच निकलते हैं, लेकिन अगर एक ऐसी प्रणाली हो जो लक्ष्य की फ्यूचर पोजीशन को समझ सके, बारूद के बिना मैक 8 की गति से प्रहार करे और जिसका प्रोजेक्टाइल हवा में दिशा बदलकर सटीक समय पर धमाका करे, ये तो सेना को प्रैक्टिकली अनबीटेबल बना देगा। एग्जैक्टली, और यही इन तकनीकों का सबसे बड़ा महत्व है। तो आज के इस विश्लेषण को समेटने का समय आ गया है। हमने शुरुआत की अपग्रेडेड L-70 से, जहां देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और PFSC एम्युनिशन ने एक पुरानी प्रणाली को ड्रोन्स के खिलाफ एक अत्यंत सटीक और आर्थिक रूप से अनुकूल हार्ड किल हथियार बना दिया है, जिसका लीथल क्लाउड टारगेट को बचने का कोई मौका नहीं देता। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स और कॉइल गन्स को समझा। रासायनिक बारूद की लिमिट्स को पार करके मैग्नेटिक और लॉरेंस फोर्स के जरिए मैक 8 तक की गति हासिल करना ये हथियारों की दुनिया में एक क्रांति है। और हमने ETC प्रोपल्जन पर भी बात की, जो ब्रिज तकनीक के रूप में प्लाज्मा का इस्तेमाल करके करंट गन्स की ऊर्जा बढ़ा रहा है। और अंत में स्मार्ट प्रोजेक्टाइल्स, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बैरल से निकलने के बाद गोला असहाय नहीं होता, बल्कि वो अपने INS और फ्यूजेस से लक्ष्य को ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। इस डीप डाइव का निष्कर्ष यही है कि हवाई रक्षा अब सिर्फ अधिक मात्रा में बारूद के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है।
अब बात सटीकता, प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस और हाइपर वेलोसिटी की हो चुकी है। बिल्कुल। इस चर्चा के अंत में इन स्रोतों के आधार पर एक विचार जरूर दिमाग में आता है। अगर आने वाले समय में सेना के पास कोई ऐसा गोला हो जो बिना बारूद के मैट 8 की तेजी से उड़े, हवा में अपनी दिशा बदल सके और टारगेट पहचानकर खुद ब्लास्ट होने का समय तय करे, तो आने वाले कल के युद्धों में उन करोड़ों की महंगी क्रूज मिसाइल्स और पुरानी रक्षा प्रणालियों की क्या जगह रह जाएगी? ये सच में युद्ध के सारे नियमों को बदल देने का सामर्थ्य रखता है। आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।